हेलो गाइस, जिन्होंने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं पहले पिछली वीडियोस कंप्लीट कर लूँ। आज का हमारा टॉपिक है आरटीजीएस। आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट? इस टर्म से ही आपका सारा कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। रियल टाइम मतलब इंस्टेंट ट्रांसफर। रियल टाइम मतलब तुरंत की तुरंत ट्रांसफर होना, इंस्टेंट ट्रांसफर होना, ना कि बैचेज में होना। ठीक है। ग्रॉस सेटलमेंट मतलब अक्कर्स इंडिविजुअली, ऐसे नहीं लोगों को इकट्ठे करते। कोई भी इंडिविजुअल आया कि मेरा आरटीजीएस कर दो, तभी के तभी वो रियल टाइम में उसका आरटीजीएस करके दे देते हैं। बट मिनिमम कंडीशन क्या है कि मिनिमम अमाउंट आरटीजीएस करने के लिए कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपए। कम से कम आप 2 लाख का आरटीजीएस करवाओ। उसके बाद मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मतलब मिनिमम 2 लाख रुपीज़ का आरटीजीएस आप करवा सकते हो। उसके ज़्यादा जितनी मर्जी ऊपर अमाउंट का करवा सकते हो। तो मिनिमम अमाउंट है 2 लाख रुपीज़ और नो मैक्सिमम सीलिंग, कोई मैक्सिमम सीलिंग नहीं है। आरटीजीएस ना पहले 24/7 नहीं होता था, बट दिसंबर 2020 से इसको 24/7/365 कर दिया गया। ठीक है। और जो आरटीजीएस है इसका यूनिक ट्रांजैक्शन जो रेफरेंस नंबर है वो 22 कैरेक्टर्स का होता है। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है जो वो 22 कैरेक्टर्स का कोड होता है। और अगर कई बार बैंक डिले कर दे आपका आरटीजीएस करने के लिए, तो जितना टाइम डिले होगा उसके ऊपर बैंक आपको कंपेंसेशन देगा। वो कंपेंसेशन कितना होगा? जो भी करंट रेपो रेट चल रहा है, सपोज 4% चल रहा है प्लस 2%, तो बैंक जितना करंट रेपो रेट चल रहा है प्लस 2% करके आपको कंपेंसेशन देगा। तो सपोज 4% चल रहा है तो 4 + 2 6 हो गए, तो 6% के हिसाब से आपको कंपेंसेशन मिल जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट आरटीजीएस। मतलब इंस्टेंट ट्रांसफर कर दिया, इंडिविजुअल गया मेरा आरटीजीएस कर दो, तो वो कहेंगे कर देते हैं, बट आपकी मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपीज़ की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनईएफटी। ठीक है। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो हमने आरटीजीएस पढ़ा था ना, इंस्टेंट होता है, बट जो एनईएफटी है वो बैचेस में करते हैं ट्रांसफर। कैसे करते हैं? बैचेस में। और एक बैच आधे घंटे का होता है, दिन में 24 घंटे हैं, तो इसलिए एक दिन में कितने बैचेस हैं? टोटल 48 बैचेस। आरटीजीएस करने के लिए मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपीज़ थी ना, बट एनईएफटी करने के लिए ना ही कोई मिनिमम लिमिट है और ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट है। एनईएफटी भी पहले 24/7 नहीं हुआ करता था, बट दिसंबर 2019 से इसको 24/7/365 कर दिया गया। ठीक है। जो आरटीजीएस था उसका यूटीआर कोड था जो वो 22 कैरेक्टर्स का था, बट जो एनईएफटी है उसका यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो है वो 16 कैरेक्टर्स का ही होता है। ठीक है। बट अगर आपको रेमिट मनी करनी है विदाउट एनी अकाउंट, आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, आप फिर भी चले गए एनईएफटी करवाने, उसके लिए अभी भी लिमिट 50,000 की है। अगर आपका अकाउंट है तो कोई लिमिट ही नहीं है मिनिमम, बट अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपके लिए लिमिट है 50,000 पर ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आईएफएससी कोड। आपने सुना होगा ना आईएफएससी कोड के बारे में, एग्जामिनर बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछता है। तो जो आईएफएससी कोड है ये 11 कैरेक्टर्स का कोड होता है। इसके जो फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स हैं वो बैंक नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हो गया SBIN हो गया एसबीआई का। और 5th कैरेक्टर हमेशा क्या होता है? 0। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। जो आईएफएससी कोड है इसका 5th कैरेक्टर क्या होता है? 0। और जो लास्ट 6 कैरेक्टर्स हैं वो ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स बैंक नेम, 5th कैरेक्टर 0, लास्ट 6 कैरेक्टर्स ब्रांच कोड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी, इसे आप समझ लो बैंक की छोटी बहन। ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें ये बैंक के जैसे करती है, कुछ बैंक के जैसे नहीं करती। बस ये है कि जो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, राफा में डील करती है। राफा क्या है? रेकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट, और ये कासा में डील नहीं करती। तो जो एनबीएफसी लोन भी प्रोवाइड करती है, राफा में भी डील करती है, और कासा मतलब करंट एंड सेविंग्स अकाउंट में डील नहीं करती। और जो राफा है वो इसमें मतलब रेकरिंग एंड फिक्स्ड अकाउंट की जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो होनी चाहिए 1 ईयर, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 10 ईयर। आपको बैंक के किसमें बताया था ना कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 ईयर्स। अब आपको पता है कि जो बैंक है वो DICGC के थ्रू इंश्योर्ड होते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था जब बैंक RBI की सब्सिडीज बताई थी कि पर बैंक अकाउंट होल्डर आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, बट जो NBFC है वो इंश्योर्ड नहीं होती DICGC के द्वारा, और ये बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, क्योंकि इंश्योर्ड नहीं होती पर प्रॉफिट ज़्यादा देती है, तो ये हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जो NBFCs हैं वो 2 टाइप्स की हो सकती हैं, एक तो डिपॉजिट टेकिंग, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग। जो डिपॉजिट टेकिंग है वो राफा में डील करती हैं और लोन भी प्रोवाइड करती हैं, कासा में तो कोई भी नहीं करता चलो। और जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है वो सिर्फ लोन प्रोवाइड करती हैं, वो राफा में भी डील नहीं करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है BSBDA अकाउंट।
प्लीज़ आप इसके साथ साथ नोट्स बना लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं आपको पूरे अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ, मतलब इसमें सारा छांटा हुआ मटेरियल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वही है सारा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, आई प्रॉमिस यू। सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है इसमें। BSBDA अकाउंट, BSBDA अकाउंट की फुल फॉर्म है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स अकाउंट, जो ना प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी ना 2005 में, तब कंसेप्ट आया था नो फ्रिल्स अकाउंट का। कई बार क्वेश्चन आ जाता है नो फ्रिल्स अकाउंट क्या होता है, जो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है ना उसको बोलते हैं नो फ्रिल्स अकाउंट। फिर इसका नाम बदल के कर दिया गया BSBDA अकाउंट। BSBDA अकाउंट क्या है, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, देखो कोई बैलेंस नहीं रख रहे आप, कोई KYC नहीं करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे, तो इसके लिए कंडीशंस भी होंगी ना। तो 1 साल में आप 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते, मैक्सिमम बैलेंस एक टाइम में 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और 1 महीने में आप 10,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं करवा सकते, रेमिटेंसीज विदाउट KYC नहीं कर सकते, तो क्यों ही खुलवाना है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं कुछ BSBDA अकाउंट के लिए, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट चलो फिर भी नोट डाउन कर लेना, कई बार एग्जामिनर का दिमाग हुआ तो वो पूछ सकता है इसमें से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो बैंक्स बेसिकली 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, RBI। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आएंगे, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आएंगे, और जो फॉरेन बैंक्स हैं वो आएंगे कमर्शियल बैंक्स का पार्ट। उसके अलावा एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स और एक होते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स। इंडिया में 5 है स्पेशलाइज्ड बैंक, कौन कौन से, ये नैफिड ना जस्ट अभी आया है थोड़ा टाइम पहले। 5 है, कौन कौन से, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, सिडबी, NHB। इनके बारे में डिटेल आपको मैं आगे बता दूंगी। जो नाबार्ड है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी एस्टैब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नाबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। जो एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी एस्टैब्लिशमेंट भी नाबार्ड वाले ईयर में हुई थी 1982 में। जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसका लखनऊ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। जो NHB है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी एस्टैब्लिशमेंट जुलाई 1988 को हुई थी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट को ट्रांजेक्शनल डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। देखना आप कई बार शॉपिंग पे जाते हो ना, तो उनके पास एक स्वाइप मशीन होती है छोटी सी, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन। तो कई बार आपको दुकानदार कह नहीं देता जी नहीं कार्ड से पेमेंट मत करो, कैश ही दे दो मुझे, तो ट्रांजेक्शन चार्जेस कटेंगे। तो जो मशीन होती है ना उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, और उससे क्या होता है, प्रोसेस करते हैं हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो उसके ऊपर जो मर्चेंट है ना उसको फीस पे करनी पड़ती है, बैंक फीस, तो इसलिए इसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग की कितनी स्टेजेस हैं, पहला क्वेश्चन 3, कौन कौन सी है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। पहली स्टेज कौन सी है, प्लेसमेंट, दूसरी कौन सी है, लेयरिंग, तीसरी कौन सी है, इंटीग्रेशन। इनको सीक्वेंस में ही याद करना है। एग्जामिनर पूछ सकता है मनी लॉन्ड्रिंग की सेकंड स्टेज कौन सी है, लेयरिंग, फर्स्ट स्टेज कौन सी है, प्लेसमेंट, थर्ड स्टेज कौन सी है, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है KYC। KYC की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। क्या फुल फॉर्म है, नो योर कस्टमर। KYC कहाँ पे डिफाइंड है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A में डिफाइंड है। अब आप KYC करवाने की हो तो आपको क्या क्या चाहिए, एक फोटोग्राफ चाहिए, एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, ठीक है। जो बैंक के हाई रिस्क कस्टमर हैं उनको तो 2 साल में एक बार करवानी है भाई KYC। जो बैंक के मीडियम रिस्क कस्टमर है उन्हें 8 साल में एक बार करवानी है, और जो बहुत ही लो रिस्क कस्टमर है, मतलब इतना बैंक को उनसे कोई रिस्क नहीं है, उनको 10 साल में एक बार करवानी है KYC। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल का वो है, लिंक अटैच है, आप उसको ज्वाइन कर लो, और प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर कर देना ताकि मुझे अच्छा लगे कि आपको समझ आ रहा है।